हाय स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में बताऊंगा। इससे पिछले क्लास में भी आप लोग वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। इस वर्ण से इतर भी कुछ आप लोगों को जानना है इस क्लास में। सबसे पहले हम लोग वर्ण के बारे में जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों से अक्षर बनते हैं, अक्षरों के समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। इस तरह से वर्ण से लेकर वाक्य तक ये क्रमबद्ध समूह हुआ। अब हम लोग वर्णमाला के बारे में जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर अ से लेकर औ तक हम स्वर कहते हैं और व्यंजन वर्ण कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ, उष्म, संयुक्त ये सब व्यंजन में आते हैं। अब इसके अलावा अयोगवाह भी होते हैं, जैसे अंग और अह, इसको अयोगवाह भी कहा जाता है। अब हम लोग स्वर के भेद के बारे में जानते हैं कि स्वर के भेद के बारे में जानने से पहले हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं कि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि यह जैसे उच्चारित होती है उसी तरह लिखी भी जाती है, अतः शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु मुख के किसी न किसी अवयव से टकराकर बाहर निकलती है। जैसे कभी वायु जीभ से टकराकर बाहर निकलती है, कभी तालू से टकराकर बाहर निकलती है, कभी मूर्धा से, कभी कंठ से, कभी दांत से, कभी नासिका से। इस तरह से मुख के जिस अंग से टकराकर वायु बाहर निकलती है तो वह वर्ण उस विभाग का हो जाता है। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ह ये सब कंठ से उच्चारित होती है, इसीलिए हम लोग इसको कंठे कहते हैं। जैसे हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज, य, श ये सब तालु से उच्चारित होती है। जैसे री, ट, ठ, ड, ढ ये सब मूर्धा से होती है। इस तरह से उच्चारण स्थान की जो तालिका है वो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। इसको आप लोग बुक से पढ़कर इसको अच्छी तरह समझ लेंगे और इसको बायहट कर लेंगे। अब हम लोग स्वर के भेद के बारे में जानते हैं कि स्वर के भेद को हम लोग तीन तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। जैसे समय के आधार पर हम लोग वर्ण को का तीन भेद करते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर कहते हैं वह वर्ण जिसके उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। हर्ष स्वर में अ, हर्षई, हर्षऊ तथा री आते हैं। दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है, इसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ ये दीर्घ स्वर हुए। अब तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, तो इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न के आधार पर हम लोग स्वर का विभेद करेंगे। जैसे पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर में हर्षई, दीर्घई, री, ए, ऐ आते हैं। दूसरा है पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी अग्रस्वर कहते हैं, पहले अग्रस्वर का परिभाषा सुन ले। अग्रस्वर कहते हैं उच्चारण में जीभ के अगले भाग से इसको उच्चारित किया जाता है, उसको अग्रस्वर कहते हैं। पश्च स्वर जीभ के पिछले भाग से जब वर्ण को उच्चारित किया जाता है तो उसको हम पश्च स्वर कहेंगे। पश्च स्वर में हर्षऊ, दीर्घऊ, ओ तथा औ आते हैं। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से जब उच्चारित किया जाता है किसी वर्ण को तो उसको हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ ओ आते हैं। अब
स्वर के भेद का तीसरा आधार है उच्चारण में प्रयुक्त अंग के आधार पर। जैसे इसमें पहला है निर्नुनासिक स्वर और दूसरा अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर अ से लेकर औ तक आते हैं और अनुनासिक स्वर इसी निर्नुनासिक स्वर पर जब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो उसको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब हम लोग व्यंजन के भेद के बारे में जानते हैं। पहले व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, इसमें बोलने के लिए या लिखने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन के भेद, जिस तरह से स्वर को हम लोग 3 तरह से वर्गीकृत कर रहे थे, उसी तरह व्यंजन को भी हम लोग 3 तरह से वर्गीकृत करेंगे। जैसे पहला उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें पहला है स्पर्श स्वर। स्पर्श स्वर में कवर्ग से पवर्ग तक 25 व्यंजन ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह ये चारों उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब हम लोग दूसरा आधार देखते हैं उच्चारण में प्रयुक्त श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। इसमें पहला है अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, इन वर्णों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में कम प्रयत्न करना पड़ता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण तथा यो, रो, लो, वो ये अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और महाप्राण व्यंजन, इन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में और तेजी से बाहर निकलती है, इसे हम लोग महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक, अब ये होते कौन कौन है? प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब हम लोग व्यंजन के भेद का तीसरा आधार देखते हैं उच्चारण में होने वाली नाद के आधार पर। इसमें भी हम लोग व्यंजन का 2 भेद करते हैं। जैसे पहला घोष व्यंजन, दूसरा अघोष व्यंजन। इसमें घोष व्यंजन में श्वास वायु मुख में रगड़ खाकर एक गुंज पैदा करती है, उसको हम लोग घोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन, जब कोई गुंज पैदा नहीं होती है मुख में तो उसको अघोष व्यंजन कहते हैं। इस तरह से हम लोग स्वर और व्यंजन के भेदों के बारे में जान गए। अब हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जानते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अनुस्वार जैसे किसी वर्ण के ऊपर यदि बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंखा, प पर अनुस्वार, बिंदु का प्रयोग प पर बिंदु देंगे आकार, तो हम लोग इसको अनुस्वार कहेंगे। जैसे इसी अनुस्वार को यदि चंद्र बिंदु में बदल देंगे, जैसे आंख, आ पर चंद्र बिंदु, तो ये हो जाएगा अनुनासिक। तो इस तरह से हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। अब इसमें लगभग इस चैप्टर में जितने भी मुख्य अंग थे ये सभी आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग को मैं PDF के माध्यम से चैप्टर का भेजूंगा, जिसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जितना बार पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट उतना अधिक बढ़ेगा। और होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजूंगा, जिसको आप लोग किसी रफ कॉपी में लिखकर वो होमवर्क के रूप में बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी फेयर में लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब तैयारी कीजिए।